खड़गे साहब आपका समय आएगा। गार्गे जी, सभापति महोदय, going to get your time. Please wait. गार्गे जी, you are going to get your time. Please wait. Let him speak. मान्यवर, 50वें पड़ाव पर वंदे मातरम को सीमित कर दिया गया। वहीं से तुष्टीकरण की शुरुआत हुई और वो तुष्टीकरण जाकर देश के विभाजन में पलटा। मान्यवर, मेरे जैसे कई लोगों का मानना है कांग्रेस पार्टी को पसंद आए ना आए, अगर वंदे मातरम के तुष्टीकरण की नीति के तहत 2 टुकड़े न करते तो देश का बंटवारा नहीं होता और देश पूरा होता। मान्यवर, 50 साल के बाद No, nothing will go on record except Honorable Minister's speech. Please. मान्यवर, 50 साल के बाद वंदे मातरम 100 साल का हुआ। सबको था कि 100 साल मनाए जाएंगे, 100 साल मनाए जाएंगे, मगर 100 साल हुआ तब वंदे मातरम का महिमा मंडन का सवाल ही नहीं था, क्योंकि वंदे मातरम बोलने वाले जो सारे लोग थे उनको इंदिरा जी ने जेल में बंद कर दिया। इस देश में आपातकाल लगाया गया। विपक्ष के लाखों लोगों को, लाखों समाज सेवियों को, स्वयंसेवी संगठन के लोगों को जेल में भर दिया गया। कोई कारण के बगैर अखबारों पर ताले लगा दिए गए। यहां तक कि आकाशवाणी उस वक्त एक ही माध्यम था, आकाशवाणी में किशोर कुमार की आवाज ही नहीं आती थी, ड्यूएट गाने भी लता जी की आवाज में ही आते थे। मान्यवर, पूरे देश को जब वंदे मातरम 100 साल का हुआ, पूरे देश को बंदी बनाकर रख दिया। और कल 150वां साल है। 150वें साल में लोकसभा में चर्चा हुई। साहब, ये कांग्रेस पार्टी की स्थिति देखिए। जिस कांग्रेस पार्टी के अधिवेशनों की शुरुआत गुरुवर टागोर जैसे लोग वंदे मातरम गाकर कराते थे। वंदे मातरम कांग्रेस पार्टी के आजादी के आंदोलन का एक मंत्र बना था। वो वंदे मातरम के महिमा मंडन करने के लिए जब लोकसभा में चर्चा हुई, गांधी परिवार के दोनों सदस्य नदारद थे, दो में से एक भी। वंदे मातरम का विरोध आज भी जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज के कांग्रेस के नेतृत्व तक कांग्रेस के खून के अंदर। क्या आप लोगों ने अपने पार्टी का कार्यक्रम शुरू होता, ये आपने पहले कर दिए थे? करते थे। अरे आप तो हर चीज के खिलाफ करते हो। फिर भी आपको मैं बार बार टोकना नहीं चाहता, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, आपका इतिहास ये है कि आप हमेशा देशभक्ति के गाने को, आजादी को और आजादी के लड़ाई के खिलाफ आप थे। कभी भी आप उसके फेवर में नहीं। सर, महात्मा गांधी ने जब 1921 में असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट छेड़ा, तो लाखों कांग्रेसी स्वतंत्रता सेनानी भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय और वंदे मातरम का नारा लगाते हुए जेल जा रहे थे। आप क्या कर रहे थे? ब्रिटिशों के पास नौकरी कर रहे थे। निकाल के देखो। अरे, और आप हमको देशभक्ति सिखाते हो, हमको पैट्रियोटिज्म सिखाते हो। अरे, पहले तो आप पैट्रियोटिज्म के नाम से डरते थे और सिर्फ सेवा करना ब्रिटिशरों का जानते थे। इसीलिए अरे माफीनामा पिलाता हूं भाई, बाद में वो तो उनके गुरु का है। सभापति जी, मैं कहना चाहूंगा कि पीएम मोदी जवाहरलाल नेहरू जी का अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते
और वैसा ही होम मिनिस्टर नहीं छोड़ते, क्योंकि उनके पीछे पीछे है ना, वो आगे आगे इन्हों पीछे पीछे। तो ये नेचुरली ये हमेशा कि इसीलिए वो हमेशा कांग्रेस का गिला करते हैं और हमारे पार्टी के बारे में, नेताओं के बारे में, यहाँ तक कि हर कांग्रेस के लीडर का अपमान करने का मौका नहीं छोड़ते। लेकिन मैंने प्रधानमंत्री का भाषण सुना और उन्होंने नेहरू जी पर आरोप लगाया और कहा कि 1937 में नेहरू जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने मूल वंदे मातरम गीत से महत्वपूर्ण पद हटा दिए थे। अभी जिसका जिक्र उन्होंने किया, यहाँ तक भी किया कि मुसलमानों का नाम लेके उनको डर के वो हटा दिए, ये भी कहा उन्होंने। सर, ये बातें आप अब बता रहे हैं, जब आप मुस्लिम लीग के साथ मिलकर गवर्नमेंट किए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और मुस्लिम लीग मिलके आपने बंगाल में जो गवर्नमेंट की, कहाँ गया था देशभक्ति? कहाँ गया था आपका देशभक्ति? कहाँ थे आप लोग? क्या देश के लिए कोई? अरे ये लोग, अरे पढ़ो, आपका इतिहास मालूम होता है। सर, प्रधानमंत्री जी ने सुभाष चंद्र बोस को नेहरू जी की चिट्ठी का, सर प्रधानमंत्री जी ने सुभाष चंद्र बोस को नेहरू जी की चिट्ठी का भी जिक्र किया। हमेशा की तरह उन्होंने फिर से सदन को गुमराह किया। प्रधानमंत्री के आरोप तथ्य से परे हैं और लोगों को भ्रमित करने वाली है। सर, सच्चाई ये है 16 अक्टूबर 1937 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को पत्र लिखा और उनसे पूछा कि कांग्रेस को वंदे मातरम के प्रति क्या रुख अपनाना है। ये किसने लिखा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उनके बारे में भी डाउट है आपको? इसके अगले दिन 17 अक्टूबर को नेताजी ने नेहरू जी को पत्र लिखा और सुझाव दिया कि नेहरू जी को इस विषय पर गुरुदेव से व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहिए। ये सुभाष चंद्र बोस के वाक्य है। 25 अक्टूबर 1937 को नेहरू जी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से मिले और 26 अक्टूबर 1937 को पत्र लिखा, जिसमें मैं कोट करता हूं कि एग्जिबिट 1 मैं इस सदन के पटन पर रखता हूं, वो ताकि अच्छा ढंग से वो पढ़ ले। मैं कौन है नहीं यहाँ पर, कोई रहता नहीं पटन, अरे कौन नहीं आया, ये पटन में रखता हूं और मैं कोट करता हूं रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या कहा। In offering my own opinion about it, I am reminded that the privilege of originally setting its first stanza to the tune was mine. To me, the spirit of tenderness and devotion expressed in its first portion, the emphasis it gave to beautiful and beneficent aspects of our motherland, made a special appeal, so much so that I found no difficulty in disassociating it with the rest of the poem. पढ़ो और एक बार। I found no difficulty in disassociating it with the rest of the poem. The first two stanzas are such
that it is impossible for anyone to take objection to. Remember, we are thinking in terms of national song. Remember, Please, आप बैठिए. we are thinking in terms of national song for all India. This is Rabindranath Tagore's words. Are you against it? You want to condemn this? This is Rabindranath Tagore's stanza. He accepted it and that is continued. सभापति जी, सच्चाई ये है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने 28 अक्टूबर 1937 को गुरुदेव की इन्हीं शब्दों को सर्वसम्मति से पारित किया. कहां पर? तो ये जो इस प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करने वालों में प्रमुख नेताओं के नाम है, पढ़ता हूं. महात्मा गांधी जी, आपको ऑब्जेक्शन है? मौलाना आजाद जी, पंडित नेहरू जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, सरदार पटेल जी, जेपी कृपलानी जी, गोविंद वल्लभ पंत जी, ये सभी नेता लोग एक सहमति से उन्होंने कहा ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी के प्रस्ताव के और ये प्रस्ताव में क्या है? The committee wishes to point out that the modern evolution of the use of the song as part of national life is of infinitely a greater importance. Therefore, the committee recommends that wherever Vande Mataram is sung at national gatherings, only the first two stanzas should be sung. With perfect freedom to organize to sing any other song of unobjectionable character can be sung. ये वर्किंग कमेटी में मंजूर हुई. क्या नेहरू जी अकेले के? क्या गांधी जी नहीं थे? सुभाष चंद्र बोस नहीं थे? कृपलानी नहीं थे? मदन मोहन मालवीय नहीं थे? आजाद जी नहीं थे? इनका अपमान कर रहे हो आप, इन सब का अपमान कर रहे हो. और ये सभी बड़े नेताओं का सम्मिलित निर्णय था. फिर नेहरू जी को अकेले क्यों टारगेट करके? प्रधानमंत्री वही बार बार बोलते हैं, यहाँ होम मिनिस्टर बोलते हैं. और इसका एक प्रति भी मैं आपके सामने रखूंगा. नंबर 2 यहाँ है. सर देख, ये दूसरा नंबर है, मैं ये भी पठन पे रखूंगा. प्लीज ये पढ़ लीजिए, क्योंकि आप नहीं पढ़े होंगे कांग्रेस का इतिहास. सिर्फ आप गोलवरकर का, मनुस्मृति का ये किताबें पढ़े हैं, ये भी जरा पढ़ो, इसीलिए मैं आपको दे रहा हूं. सर, इस मुद्दे पर एक नया विवाद खड़ा करके मोदी जी ने न केवल राष्ट्रीय नायकों का बल्कि विशेष रूप से गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का भी अपमान किया. यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी अपमान है, जिन्होंने वंदे मातरम को स्वतंत्रता संग्राम की धड़कन बना दिया. और उसी पूरी पीढ़ी का भी अपमान किया जिसने जेलों की यातनाएं नहीं सही, लाठियां खाई और इस गीत को अपने हृदय में रखकर देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए. इसीलिए मोदी जी को, आपको देश से माफी मांगना चाहिए, जिन्होंने देश के आजादी के लिए लड़ा, अपनी जान दिया और सैकड़ों दिन जेल में रहे और हर तरीके की मुसीबत झेले. और भगत आज कुछ किए बिना, आप ना लड़े, कुछ भी नहीं, फुकट में आके बैठे हैं और आज ये बात बोल रहे हैं. और आजादी लाए हम, तो इसीलिए ये लोगों को उसका ये मालूम नहीं है वैल्यू. सर, सभापति जी, मैं सदन को याद दिलाना चाहूंगा कि हिंदू महासभा
और आरएसएस ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया था। यही नहीं, उन्होंने भारत के संविधान की प्रतियां भी जला दी थी। उन्हें आपत्ति थी कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था वो मनुस्मृति पर आधारित नहीं था, इसीलिए हम उसको मान्यता नहीं देंगे। और यहीं पर उसको जलाया गया दिल्ली में। उन्होंने महात्मा गांधी, पंडित नेहरू और अंबेडकर के पुतले यहीं रामलीला मैदान पे जलाए। ये इतिहास है, आप पढ़िए। और जो संविधान को मानने वाले नहीं हैं और हमसे बार बार कहते हैं कि तुम क्या किए, तुम क्या करें, क्या तुम्हारे घर में नौकरी करना, क्या किए देश के लिए करे। हमारे लोग मरे, जेल में गए। सर, भारत के संविधान लागू होने के 2 दिन पहले, सर ये सुनने की बात है, भारत के संविधान लागू होने के 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने ये कहा था, द कंपोजिशन कंसिस्टिंग ऑफ वर्ड्स एंड म्यूजिक known as Jana Gana Mana is the national anthem of India. And the song Vande Mataram, which has played a historic part in the struggle for Indian freedom, shall be honored equally with Jana Gana Mana and shall have equal status with it. ये हमारे भूतपूर्व, हमारे राष्ट्रपति जी का है, इसको भी आप नकारते हैं। अरे जो चीजें इतिहास के पन्नों में आए हैं, तारीख लिखा है, उस तारीख को भी आप मानने वाले नहीं हैं। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा किस चीज को मानते हैं। क्या हिटलर के बुक को मानते हैं, किसके लिए? और हमेशा आपकी आदत हो गई है कि कांग्रेस को गालियां देना और नेहरू जी को टारगेट। अरे नेहरू जी का इमेज खराब करने के लिए अगर आप बैठे हैं, वो नामुमकिन है, वो सबसे ऊंचा है दुनिया में उसका नाम है। अब उतना ऊंचा आप कभी नहीं बन सकते, आप नीचे है, नीचे ही रहेंगे। सभापति जी, बीजेपी के लोगों को वंदे मातरम की याद कई दशकों के बाद आई है, परंतु मैं सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि वंदे मातरम की 100वीं सालगिरह के मौके पर वंदे मातरम पर पहला स्मारक पोस्टल स्टैंप 30 दिसंबर 1976 को श्रीमती इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में जारी किया गया है। वो स्टैंप भी मैं आपको दिखाता हूं, ये भी भेज दीजिए। सर, अरे आप लोग देखे नहीं भाई, जरा देख के तो देखो। मुझे अपने सार्वजनिक जीवन के शुरुआती दिनों में एक लोकप्रिय स्टैंप बहुत अच्छे से याद है। मैं उस वक्त कर्नाटक स्टेट में एजुकेशन मिनिस्टर था, तो उस वक्त ये निकाला गया। हम लोग भी वहां पर स्टेट में इसका फंक्शन करते। आपकी अनुमति से इस स्टैंप की एक प्रति दिखाना चाहता हूं। मैं अभी आपके पास भेज रहा हूं और वो आप उसको जरा देख लीजिए। ये तो इतिहास की बात थी जिसे प्रधानमंत्री जी को समझना चाहिए था। आज की चर्चा का संदर्भ वही होना चाहिए जो देशवासियों को वंदे मातरम की भावना का सही अर्थ और सम्मान समझा सके। सभापति जी, जब देश कहीं बड़ी समस्याओं जैसे आर्थिक संकट, बेरोजगारी, सामाजिक मुद्दे में से जूझ रहा है, तब भी प्रधानमंत्री की दिलचस्पी केवल चुनावी प्रचार में रहता है, ना कहीं ऐसे ध्यान भटकाने के सब चीजें इस सदन के सामने लाकर इसमें अपना समय देते हैं। सर, उन्होंने वंदे मातरम पर बहस
केवल बंगाल चुनावों के ध्यान में रखकर ही की है, ये मेरा कहना है। ये उसी लिए तो आपने ये की। इस गलत फहमी में न रहे कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर पर हमला करके असली मुद्दों से ध्यान हटाया जा सके, ये नहीं हो सकता। इस सदन का उद्देश्य यही होना चाहिए कि देश के सामने मौजूद ज्वलंत मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया जाए, क्योंकि भारत माता को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब ये संसद जनता के मुद्दों और उनके समाधान के बारे में बहस करे। ये मेरा कहना है अध्यक्ष महोदय, इसीलिए मैं ये बातें उनके सामने रखी है। और दूसरी, सभापति जी, मुझे विशेष रूप से इस सरकार द्वारा भारतीय रुपये गिरते मूल्यों के बारे में कुछ बताना है, क्योंकि $1 की कीमत अब 90 रुपीज, 90 रुपए, इतना गिरा, अब वो नीचे गया। और आपके नेता, जब आप होम मिनिस्टर थे, आपके नेता जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने उस वक्त क्या कहा था, ये सुनने की जरा थोड़ी सी टॉलरेंस रखो। जब देश के सामने आर्थिक चुनौतियां खड़ी है, तब वंदे मातरम जैसे राष्ट्रगीत को लेकर राजनीतिक बहस करना केवल ध्यान भटकाने का प्रयास है। असली देशभक्ति वही है जो रुपए की गिरती कीमत और आम जनता की परेशानियों जैसी समस्याओं का समाधान ढूंढे, न कि केवल सिंबॉलिक और भाषणों तक सीमित रहे। आज के प्रधानमंत्री जी थे मोदी जी, और गृह मंत्री जी भी थे उस वक्त हमारे शाह साहब, और 212 में इस मुद्दे पर उन्होंने क्या कहा। इस मुद्दे पर उन्होंने कहा, देश जानना चाहता है किस मुद्दे पे, रुपए की कीमत जो घट रही है और डॉलर जो बढ़ रहा है कीमत उसका। उस वक्त क्या कहा मोदी जी ने, आपको तो मालूम होगा क्योंकि आप तो प्रमुख सलाहकार है और प्रमुख एग्जीक्यूटिव, प्राइम एग्जीक्यूटिव करने वाले नेता है, तो आपको तो पहला चाणक्य, क्या ठीक है, तो इधर भी एक चाणक्य बैठा, इधर भी तो अरे बेटो, देश जानना चाहता है। प्रधानमंत्री जी, ये उन्होंने कहा, देश जानना चाहता है। प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी को कहते हैं, ऐसा क्या कारण है कि आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला गया, और मैंने साफ मांग की है, यह सिर्फ आर्थिक कारणों से नहीं हुआ, ये आपकी भ्रष्ट राजनीति को दिल्ली से चली उसका इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है। मैं बहुत गंभीरता से ये आरोप कर रहा हूं। क्या आपके पास भी ऐसा ही हुआ? आप भी भ्रष्ट हैं? आप तो बोलते हो मैं पाक हूं, स्वच्छ हूं, कहां है? ये दर्शाता है आप आज पूरे हिंदुस्तान, पहले जो था उससे बदतर हो गई आपकी गवर्नमेंट, और आज जो उस वक्त 55-60 रुपए था, आज 90 रुपए। अरे गिर गया, इतना गिर गया, आज वो हिमालय से नीचे गिरने के बाद आदमी के टुकड़े भी नहीं मिलते, वैसा हो गया।